हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क। एग्ज़ाम डेस्क में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन कवर करने जा रहे हैं भारतीय संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी को, जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। किसके लिए? एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका जो अपकमिंग है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम, इसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो ये लेक्चर चलेगा पूरा का पूरा, और अपन पूरा का पूरा जो इंडियन पॉलिटी है उसको इसी चैनल पे आपके लिए कवर करवाया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और हमारे साथ अंत तक। और दोस्तों हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करना। देखिए, बेल आइकन को प्रेस करने से बेसिकली क्या होता है, जब भी मैं कोई भी वीडियो अगर डालता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है, जिससे कि आपको क्या होता है, आपका फ़ायदा होता है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। तो अपन अपने टॉपिक पे बात करते हैं भारतीय संविधान की। आज अपन पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, अर्थात इसे भारतीय राज व्यवस्था भी बोला जाता है। एनटीपीसी के पोर्शन, एनटीपीसी की बात करें तो दोस्तों, इसमें एनटीपीसी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखा था, वहाँ पर आपको जो पॉलिटी से आपका जो नंबर है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और ये 3 से 4 नंबर आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत कम है, ये बहुत अधिक है दोस्तों। सिलेक्शन 1 नंबर से 0.5 नंबर से भी रुक जाता है ना, 0.5 नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपका तो 3 से 4 नंबर कवर होने जा रहे हैं, और सारा का सारा अपन कवर करवाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, पॉलिटी की चिंता आप मुझ पे छोड़िए। आपको पॉलिटी मैं अच्छे से कराऊंगा, और आपका यकीन मानिए एग्ज़ाम में 1 नंबर का भी सवाल जो है नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आज अपन दोस्तों शुरू कर रहे हैं हमारे पॉलिटी में एक चैप्टर है संघ की कार्यपालिका, ठीक है। संघ की कार्यपालिका क्या होती है, देखिए, तो एक चैप्टर है हमारा संघ की कार्यपालिका का अपन आज अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका, देखो सारा का सारा कवर करना है अपने को पॉलिटी में, लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से जहाँ से आपको इंटरेस्ट भी आए थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ने में, ठीक है। संघ की कार्यपालिका, देखो भारत एक क्या है, संघ है, अर्थात भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ है। और भारत का जो प्रधान, जो हेड होता है वो कौन होता है, संवैधानिक प्रधान, वो होता है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये चीज़। तो संघ की कार्यपालिका जो भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है, ये आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक, अर्थात अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक सारा का सारा जो हमारा कवर करता है संघ की कार्यपालिका को, ठीक है। और भारत एक क्या है, संघ है, ये राज्यों का एक संघ है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं संघ की कार्यपालिका में आते कौन कौन है, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका में दोस्तों जो मुख्य रूप से पद जो आते हैं, आपको याद रखना है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका में आता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति भी आता है, उपराष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के सारे क्या है, अंग है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बाद दोस्तों हमारी जो आती है क्या, तीसरे नंबर पर लोकसभा के बाद राज्यसभा भी संघ की कार्यपालिका के ही अंग आते हैं। और संघ के कार्यपालिका के अधीन ही सारे के सारे जो है ये पद आते हैं। और आगे बात करें तो इसमें आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात AGI, केग आता है सेंट्रल कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, केग। ये सारे के सारे तमाम जो पद आते हैं वो संघ की कार्यपालिका के अधीन आते हैं, ठीक है। इनके आर्टिकल की बात करें तो दोस्तों इनके आर्टिकल भी अपन एक एक से कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने संघ की कार्यपालिका के अंदर में राष्ट्रपति को, अर्थात आज अपन स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति से। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या, राष्ट्रपति की, ठीक है। डस्टर का, तो आप हेडिंग डालिए, और हाँ आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे क्या होगा आपको याद रखने में बहुत आसानी जाएंगी, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों राष्ट्रपति से, और सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या, राष्ट्रपति।
संघ की कार्यपालिका के अंदर पहला ही पद जो आता है वो किसका आता है, तो वो आता है हमारे राष्ट्रपति जी का। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 ये व्यवस्था करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है। मतलब कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो जो राष्ट्रपति का पद होता है वो आर्टिकल नंबर 52 के तहत आता है भारत के राष्ट्रपति का पद। ठीक है, और अनुच्छेद 53 की बात करें, आर्टिकल 53 की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल 53 के अनुसार कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, वो राष्ट्रपति होगा। क्लियरली ये सेंटेंस लिखा है आर्टिकल नंबर 53 में, और इसका मतलब ये होता है आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार कि भारतीय संघ की अर्थात भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, तो वो राष्ट्रपति होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 53 अर्थात अनुच्छेद 53 के अनुसार जो भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा या आना भी चाहिए कि जो भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। राष्ट्रपति जैसा कि आपको पता होगा नाम मात्र की राष्ट्रपति के अंदर उन्हें शक्ति दी गई है। मतलब राष्ट्रपति के पास कोई ज़्यादा पावर नहीं होती है, केवल और केवल एक औपचारिक रूप से या औपचारिकता के लिए राष्ट्रपति को संविधान का प्रधान माना गया है। लेकिन यही बात करें वास्तविक शक्ति की सारी जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है, तो जो वास्तविक प्रधान होता है दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल ये जो होते हैं ना, प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है ये भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आपसे फंसाता है, आपको एक वर्ड जोड़ दिया जाएगा क्या, वास्तविक, और जैसे ही वास्तविक अगर जोड़ देता है तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको आंसर लगाना है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और अगर आपसे ये पूछे कि भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो ये हो पता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को क्यों बनाया गया है, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आपको पता है भारत में भारत में क्या लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र का मतलब भी होता है कि जो भारत का जो सर्वोच्च जो होगा वो जो चुना जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। और आपको पता होगा जो राष्ट्रपति का अभी अपन पढ़ेंगे, इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब इसके चुनाव प्रक्रिया में डायरेक्ट रूप से जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसीलिए दोस्तों इसे वास्तविक प्रधान नहीं बोला गया है। वही बात करें अपन अमेरिका के संविधान की अर्थात अमेरिका की, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कैसा होता है, तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो वहाँ की जो संविधान होता है या वहाँ की जो अमेरिका की कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रधान होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका में चुनाव कैसा होता है, तो जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है किसको, राष्ट्रपति को। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है ये चीज़। अगली बात करते हैं आर्टिकल नंबर, इसी के बाद आता है एक आर्टिकल। देखो हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो कार्यपालिका का प्रधान होगा। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति को चुनने के लिए कुछ निर्वाचन की भी आवश्यकता होती है। और एक पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, जो राष्ट्रपति होता है, एक पॉइंट, राष्ट्रपति संविधान का सर्वोच्च पद होता है, संविधान का सर्वोच्च पद होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद जितने भी पद होते हैं ना संवैधानिक पद, जैसे कि बात करें अपन मंत्रियों की, मंत्रिपरिषद की, लोकसभा की, राज्यसभा की, न्यायाधीश की, तो वो सारे के सारे राष्ट्रपति के बाद आएंगे।
दूसरा पॉइंट है, इसी में ये भी लिखेंगे आप कि ये देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला बात करते हैं इसके निर्वाचन मंडल की। आर्टिकल नंबर 54 के अनुसार निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें दी गई है? सॉरी, निर्वाचन प्रक्रिया नहीं, निर्वाचन मंडल। देखो, राष्ट्रपति की अपन ने व्यवस्था कर दी हमारे भारतीय संविधान में, लेकिन उसे इलेक्ट करने के लिए या उसे चुनने के लिए ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिरकार राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा। जो हमारे संविधान निर्माता थे ना, उनके सामने एक एक से जो प्रश्न आ रहे थे, सबसे पहले प्रश्न ये आया कि हमारे जो भारत का राष्ट्रपति, जो भारत की एक ऐसा हमें पद बनाना है जो सबसे ऊपर हो। ठीक है, सबसे ऊपर हो, तो आर्टिकल नंबर 52 के अनुसार राष्ट्रपति का पद बना दिया गया। उसके बाद आर्टिकल नंबर 53 में ये परिभाषा लिख दी गई कि जो भारत की कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ होने के बाद ये दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होगा, तो वहीं आर्टिकल नंबर 54 आ जाता है इसका, वो क्या होता है? निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल आपको पता हो दोस्तों कि जो राष्ट्रपति होता है ना, उसका निर्वाचन कौन करता है? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है। मतलब कि देखो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है आप उसे समझिए, क्योंकि बार बार ये शब्द का यूज होएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि ये है कि प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें जनता खुद जाती है पोलिंग बूथ के ऊपर और अपना मतदान करके आती है। अप्रत्यक्ष वो होता है जिसमें क्या होता है, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं, सदस्य बनकर जाते हैं, वो अगर कोई चुनाव में भाग लेंगे तो उसे अपन अप्रत्यक्ष बोलेंगे। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आप लिख लेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अब निर्वाचन मंडल की बात करें तो दोस्तों निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति का कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा ये आपको कैसे याद कराता हूं। आप देखिए, देखो भाई, राष्ट्रपति का जो है चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और मैंने आपको अभी बताया प्रत्यक्ष मतलब होता है जनता के द्वारा चुना गया। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो है जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा ही इसके जो हेड का चुनाव होना चाहिए। तो जनता के द्वारा किसे चुना जाता है? तो सांसद को चुना जाता है, सांसद को चुना जाता है ना। और आप विधायक का भी ओढ़ देते होगे, विधायक को भी चुनते होगे। तो जो सांसद होते हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं? ये लोकसभा में होते हैं, जो आप एमपीज होता है लोकसभा में होता है, और राज्यसभा में होते हैं। और कहाँ होते हैं? राज्यसभा में होते हैं। और विधायक कहाँ होते हैं? तो ये विधानसभा में होते हैं, विधानसभा में होते हैं। तो बस यहाँ से ही आपका जो आंसर निकल के आ गया कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति के। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो, मेरा जो मैं बोलने का मतलब ये है, जो ये तीनों है ना, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, इनके केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब निर्वाचित कहने का मतलब ये पॉइंट क्यों ऐड किया होगा भाई? तो आपको ध्यान रखना है, आपको पता होगा लोकसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कितने? लोकसभा के 12 सदस्य, राज्यसभा के 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और विधानसभा के भी 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको जो है राष्ट्रपति या विधानसभा में कौन नॉमिनेट करेगा? राज्यपाल करेगा। और लोकसभा और राज्यसभा में कौन नॉमिनेट करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति के द्वारा जो नॉमिनेशन किया गया, मतलब राष्ट्रपति ने जिसे चुना है, तो ऑब्वियसली बात है जो राष्ट्रपति रहेगा वो उसी को चुनाव उसी को क्या देगा, वोट देगा, है ना। इसीलिए इनका जो है हस्तक्षेप ना हो, इसीलिए ये शब्द जोड़ा गया है, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अक्सर फंसाता है एग्जाम में, आपसे ऑप्शन में देगा कि लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर ए दे देगा केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दे देगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य। तो आपको क्या टिक मारना है, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, और कहाँ के, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के। एक पॉइंट है इसमें आप ये लिखेंगे, यहाँ पर एक हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है, सिर्फ और सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर क्या है विधानसभा का गठन किया गया है, एक तो दिल्ली है और दूसरी कौन सी है, पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है वहाँ के भी सदस्य जो है मतलब निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिखेंगे, देखो संघ की कार्यपालिका की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के अभिन्न अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, ठीक है। राज्य में भी दोस्तों 2 होते हैं, एक विधानसभा होती है जिसे निम्न सदन बोला जाता है, और एक विधान परिषद होती है जिसे उच्च सदन बोला जाता है। तो आपको याद रखना है विधान परिषद के सदस्य जो है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते। तो यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जो यहां पे नोट करके लिखेंगे, यहां से आई होप आपको दिख रहा होगा नोट, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य जो है निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आपको याद रखना है क्यों नहीं करते हैं, तो इसका भी सीधे सीधे लॉजिक ये है क्योंकि विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वो ही कहाँ से चुनकर जाते हैं, राज्यों की विधानसभा से चुनकर जाते हैं, जो कौन होते हैं, विधायक होते हैं, ठीक है। तो फिर से ये नॉमिनेटेड वाली ही लॉजिक बैठ गया यहाँ पर कि ये भी चुन के जाते हैं, इलेक्ट नहीं होते डायरेक्टली, इसीलिए इसमें इसका भी अपन भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन, विधानसभा के सदस्य। अब कितनी विधानसभा है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी वर्तमान में भारत में टोटल कितनी विधानसभा है, तो आपको याद रखना है टोटल अभी विधानसभा है भारत में कितनी, सॉरी विधान परिषद की बात कर रहा हूँ मैं, विधान परिषद की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में, तो विधान परिषद की संख्या है 6। कौन कौन सी है विधान परिषद की संख्या, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है। देखो एक है, आप साउथ से, मैं साउथ से एक आपको याद भी करा देता हूँ कि आपको याद कैसे रखना है। देखो उत्तर की बात करें अर्थात नॉर्थ साइड की, तो यूपी बिहार दोनों का जुड़वा रहता है, ठीक है, यूपी बिहार। उसके बाद अपन साउथ की चले तो साउथ के 4 राज्य आएंगे, एक तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ही लगा है कौन सा, कर्नाटक, 2 हो गया, और यूपी बिहार 4 हो गए। और आगे बात करें तो आगे क्या होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ क्या, तेलंगाना। तो 6 जो है 6 राज्यों में अभी वर्तमान में विधान परिषद उपस्थित है। पहले क्या होता था, जो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में भी जो है विधान परिषद हुआ करती थी। तो पहले जो संख्या थी इसकी कितनी थी, तो पहले इसकी संख्या थी 7। यहाँ से भी आपको याद रखना है, जिसका विघटन कर दिया गया जम्मू कश्मीर राज्य का और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए अभी विधान परिषदों की संख्या टोटल कितनी है, 6 है, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे चलते हैं, अपन आगे बात करेंगे इसके निर्वाचन विधि की। इसे रफ कर देता हूं, आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। देखो निर्वाचन विधि क्या होती है, हमारा निर्वाचन मंडल का अपन ने गठन कर लिया, ठीक है। कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे राज्यसभा राष्ट्रपति के इलेक्शन में, वो भी हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसकी विधि के बारे में भी डिस्कस किया गया कि जो राष्ट्रपति की चुनाव होगा उसमें कौन सी विधि जो है अपनाई जाएंगी। तो इसका जो है दोस्तों प्रावधान
आर्टिकल नंबर 55 में दिया गया है। अपन ने आर्टिकल नंबर 54 में क्या पढ़ा था, निर्वाचन मंडल। आपको आर्टिकल फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो आर्टिकल नंबर 52 क्या है, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल नंबर 53 क्या है, संविधान का सर्वोच्च होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा। आर्टिकल नंबर 54 में अपन ने क्या पढ़ा, निर्वाचन मंडल। आर्टिकल नंबर 55 में अपन पढ़ेंगे क्या, इसकी विधि, अर्थात निर्वाचन मंडल में कौन सी प्रक्रिया अपनाना है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 55 में लिखा है। आर्टिकल नंबर 55 की बात करते हैं। देखो जो है आर्टिकल नंबर 55 के अनुसार जो राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। निर्वाचन विधि, आप दो शब्द का सुनते होंगे, एक होता है समान अनुपातिक पद्धति, समान अनुपातिक पद्धति, और दूसरा होता है दोस्तों एकल संक्रमण निर्वाचन पद्धति। ठीक है, समान अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमण निर्वाचन अथवा मतदान पद्धति के तहत राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है। और 21 आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल नंबर 55 में इसका जो है वर्णन किया गया है, आपको याद रखना है। अब समान अनुपातिक पद्धति का मतलब क्या होता है, ऐसा समझिए कि फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 4 लोग जो है पार्टिसिपेट किया है, मतलब 4 जो है क्या है हमारे पास व्यक्ति है, एक ए है, बी है, सी है, डी है। ये 4 उम्मीदवार हैं और इनका चुनाव चिन्ह भी अलग अलग होगा। आप मतदान करने जाते हैं, कोई एक विधायक जो है मतदान करने गया, एक विधायक कहाँ गया, वोट देने गया, तो हर व्यक्ति को कंपलसरी होता है कि इन्हें चुनाव चिन्ह में वोट दे। मतलब कि ये चारों को वोट देगा, चारों को क्या देगा, मत देगा। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि इसका जो प्रिय प्रत्याशी कौन है, बी है। मतलब कि ये चाह रहा है कि बी जो है राष्ट्रपति बने, ये विधायक का चाह रहा है कि बी जो है राष्ट्रपति बने। तो इसने सबसे पहले नंबर पर किसे रखा, बी को रखा। ठीक है, इसको पहले नंबर पर वोट दिया। लेकिन इसका यहीं पर काम समाप्त नहीं हो जाता इस विधायक का, इसे अन्य तीन व्यक्ति को भी जो है चुनाव में, मतलब इन 3 व्यक्ति को भी जो है मत देना आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद ये चाह रहा है कि अगर ये नहीं जीतता तो इसके सी जीते, तो दूसरा नंबर पर इसको रख दिया। फिर दोस्तों ये अगर चाह रहा है कि अगर सी नहीं बना तब क्या बने, डी बने, तीसरे नंबर पर ये प्रत्याशी को रख दिया। उसके बाद चौथे नंबर पर ये प्रत्याशी को रख दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों होता है समान अनुपातिक पद्धति। ठीक है, इसी के द्वारा आपने एक फैक्ट पढ़ा होगा कि वीवी गिरी एक व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने हमारे। ठीक है, जो आई थिंक तीसरे या चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। तो वो दूसरे चरण की जो बोलना चाहिए, दूसरे चरण की काउंटिंग गणना के तहत राष्ट्रपति चुने गए थे। दूसरे चरण की गणना क्या हुई थी दोस्तों, हुआ ये था कि अगर जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी सारे के सारे लोगों की, वो नहीं जीत पाता है, तो दूसरे नंबर पे जिसकी प्रायोरिटी रहती ना, उसकी गणना की जाती। तो इस प्रकार से आप नोट करके लिखेंगे, दूसरे समय की मतगणना के अनुसार दूसरे चरण की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतगणना, दूसरे चरण की मतगणना से राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति मतगणना से वी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति चुने गए थे।
ठीक, इतना हुआ निर्वाचन विधि। और दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो जमानत राशि है वो कितनी देना पड़ता है? तो जमानत राशि जो देना पड़ता है वो 15,000। जमानत राशि कितनी जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास? 15,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट आरबीआई के पास जमा होती है, किसके पास जमा होती है? आरबीआई के पास जमा होती है। और अगर कोई प्रत्याशी जो कुल मतदान का 1/6 कितना 1/6 अगर मत प्राप्त नहीं करता है, तो इसकी जो जमानत राशि है ये जब्त हो जाती है। इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। कई 2014 के चुनाव, आम चुनाव की बात करें तो बहुत सी पार्टियों की जमानत जब्त हो गई थी। ठीक है, निर्वाचन विधि की बात कर ली। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपन इसके पदावधि की। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 56 में देखो निर्वाचन हो गया, चुन लिया, इलेक्ट हो गया, हमारे वीवी गिरी जो है राष्ट्रपति बन गए। और इसके बाद इनका कार्यकाल के लिए दोस्तों जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद नंबर 56 में किया गया है। ठीक है, आपको लाइन से इसी तरीके से जो है आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अनुच्छेद 55 की बात कर ली अपन ने, अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 56 में क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल या इसी को पदावधि भी बोला जाता है। जब राष्ट्रपति चुना जाता है उस समय से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष की अवधि तक जो है राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। इससे पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपने जो कार्य का अगर चाहे त्यागपत्र देना तो त्यागपत्र दे सकता है। और त्यागपत्र किसे देता है? तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो राष्ट्रपति होता है वो त्यागपत्र देता है किसे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देगा। और यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति को जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति सौंपेगा। और दोस्तों एक महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये भी आप याद रखना, आगे अपन पढ़ेंगे। अगला जो आर्टिकल है 57, अगला आर्टिकल है 57। और 57 के अनुसार भारत में जो राष्ट्रपति एक व्यक्ति अगर चाहे तो जितनी बार उसकी क्षमता है उतनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है या चुना जा सकता है या इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के कंपैरिजन में आपको याद रखना है कि अमेरिका में केवल और केवल 2 बार, अमेरिका में कितने बार? 2 बार ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। बराक ओबामा की बात करें तो दोस्तों वो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का था। और 8 वर्ष के बाद वो चाहकर भी जो है राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा या चुनाव नहीं ले सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और भारत में जितनी बार चाहे। ठीक है, अगली बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58 की। और आर्टिकल नंबर 58 में क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 58 की बात करते हैं, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए बताया गया है। ठीक है, क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति की योग्यता? तो सबसे पहला ही पॉइंट क्या होना चाहिए? वो तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। विदेशी नागरिकों को ये व्यवस्था नहीं की गई है कि वो भारत में आके चुनाव लड़ सके, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला, एग्ज़ाम का फेवरेट पॉइंट वो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, मिनिमम जो एज है 35 साल की आयु अगर आप पूरी कर लिए हैं
तो आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा बात करते हैं दोस्तों, लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब देखो लाभ के पद का मतलब ये होता है, यहाँ पर लाभ के पद की डेफिनेशन ये दी गई है कि केवल और केवल सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे पहले क्या त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन वहीं दोस्तों बात करें वो केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्य के मंत्रिमंडल का कोई मंत्री है, या अब जब मंत्री है तो जाहिर सी बात है वो सांसद या विधायक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो सांसद और विधायक है तो उसको लाभ का पद नहीं बोला जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों, क्या भारत का हर नागरिक जो भारत का नागरिक है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लाभ के पद पर न है? ऑब्वियसली बात है, बेरोजगारी इतनी है कि लाभ के पद पर तो होगा ही नहीं। तो सारे के सारे को अपन जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार दे दे क्या? हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का जिसके पीछे 50 सदस्य क्या होने चाहिए लोकसभा के या राज्यसभा के, और जो क्या करे अनुमोदन करे, उस व्यक्ति का अनुमोदन करे। 50 सदस्य उसके अनुमोदन में होना चाहिए और 50 सदस्य उसके प्रस्तावक में होना चाहिए, प्रस्तावक में होना चाहिए। देखो 50 सदस्य लोकसभा या राज्यसभा को मिलाकर ऐसे होना चाहिए जो किसी व्यक्ति का जो है क्या करे प्रस्ताव रखे कि ये व्यक्ति को अपन खड़ा कर रहे हैं। जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद जी है, ठीक है। रामनाथ कोविंद को जो है 50 व्यक्ति ने पहले उनको अनुमोदन प्रस्तावक किया होगा कि ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनना चाहिए। उसी प्रकार से 50 व्यक्ति क्या होने चाहिए, उसके पक्ष में अनुमोदन होना चाहिए। अगर आपके पक्ष में 50 लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य और 50 लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य प्रस्तावक में है, टोटल 100 सदस्य है, तो आप जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात थी योग्यता की। अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं काय की शपथ की। शपथ कौन दिलाएगा? तो आर्टिकल अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 में शपथ का प्रावधान किया गया है। ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति शपथ धारण करता है। और यदि अगर ये अनुपस्थित रहे, कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है, छुट्टी पर गया है, तो दूसरे नंबर पर ये वरिष्ठ जो सुप्रीम कोर्ट का ही एक वरिष्ठ वकील या न्यायाधीश, सॉरी वकील नहीं, वरिष्ठ न्यायाधीश। देखो सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जो पूरी की पूरी बेंच होती है वो अभी उनकी संख्या कितनी है? 31 है, ठीक है। तो 30 में से कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति को जो शपथ दिला सकता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति का जो शपथ हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके महाभियोग की। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 61 में, अनुच्छेद 61 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान किया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। किस कंडीशन में लगाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रपति संविधान का क्या करे? अतिक्रमण करे। क्या बोला मैंने? राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान के नियमों का पालन नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति पर
जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की बात करें या भारतीय संविधान या भारतीय इतिहास की बात करें तो ऐसा अभी तक किसी के भी खिलाफ नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे संविधान की कि अभी तक जो किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया है। ठीक है, मतलब सारे के सारे राष्ट्रपति जो है अच्छे हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, देखो तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ये होती है राष्ट्रपति के संबंध में। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, सदन में लाया जा सकता है। मतलब जो महाभियोग का प्रस्ताव है ना, उसे लोकसभा या राज्यसभा की बात करें, दोनों में से कोई भी सदन में आप ला सकते हैं। लेकिन अगर इसको लाने से पहले 14 दिन पूर्व एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है, जिस पर 1/6 सदस्यों की क्या होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। 14 दिन पूर्व 1/6 सदस्यों के अनुमोदन के बाद या स्वीकृति के बाद, ठीक है, इसके बाद उसे अपन राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति को ये बताना अनिवार्य होता है कि हम आपके खिलाफ क्या ला रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं। तो 14 दिन के बाद अपन राष्ट्रपति को बताने के बाद इसे लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो सकती है, लोकसभा में 2/3 मत से पास करवाना पड़ता है, राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से जो है इस प्रस्ताव को पास कराना पड़ता है। इसके बाद ये महाभियोग लग जाता है, महाभियोग लग जाता है और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या होता है, हट जाता है। तो काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है राष्ट्रपति जी का। अपन ने बात करी थी सर्वोच्च प्रधान से लेकर, अर्थात आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 61 तक सारे के सारे आर्टिकल अपन ने अच्छे से कवर कर लिए। एक बार आपको मैं शॉर्ट में फटाफट से आपको बता देता हूँ अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बात करिए आर्टिकल नंबर 52 की, जिसमें जो है राष्ट्रपति का पद दिया गया है। आर्टिकल नंबर 53 की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 53 में ये वर्णित है कि देश की संसद की जो कार्यपालिका है या संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। 53 के बाद दोस्तों 54 में अपन ने पढ़ा था कि उसका निर्वाचन मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, 54 के बाद 55 आर्टिकल में अपन ने निर्वाचन की विधि देखी थी। जब निर्वाचन की विधि कंप्लीट हो जाती है तो 54 के बाद उसका जो कार्यकाल कितने दिन का चलेगा, 56 में देखा, सॉरी 55 में अपन ने क्या देखी थी, निर्वाचन की विधि, और 56 में उसका कार्यकाल देखा था। 56 के बाद आर्टिकल नंबर 57 आता है। आर्टिकल नंबर 57 में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है। उसके बाद 58 आर्टिकल की अपन ने बात करी थी उसके योग्यता के बारे में। आर्टिकल नंबर 58 में राष्ट्रपति की तमाम योग्यताएं अपन ने देख ली। और आर्टिकल नंबर 59 तो नहीं पढ़ा अपन ने, 60 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 60 में अपन ने पढ़ा था उसके शपथ को लेकर, मतलब कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है, चीफ जस्टिस है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और आर्टिकल नंबर 61 की तो अपन ने बात ही कर ली, क्या, महाभियोग की। आगे आने वाले लेक्चर में अपन इसके जितनी भी कार्य और शक्ति है राष्ट्रपति की उसको अपन कंप्लीट करवाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इससे बाहर जो है आपका एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हमारा जो है क्या होता है, जो भी होता होगा